और सीएनबीसी टीवी 18 के यश जैन जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चलते हैं लक्ष्मण रॉय जी के पास और लक्ष्मण जी से समझने की कोशिश करते हैं कि ये बिल कब तक पेश होगा और इसकी क्या खासियत हो सकती है। बताइए लक्ष्मण जी। देखिए, दरअसल आज शाम इनकम टैक्स बिल 2025 यानी 2025 को मंजूरी मिलने की संभावना है और इस बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अगले हफ्ते सोमवार या मंगलवार को लोकसभा में इसे पेश किया जाएगा और पेश करने के साथ ही इसे संसद की स्थायी समिति जो कि वित्तीय मामलों पर है उसके पास भेज दिया जाएगा और इस स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश आने के बाद फिर इस बिल को लोकसभा से पारित कराया जाएगा। लेकिन इस बिल में सबसे बड़ी बात जो है कह सकते हैं कि इनकम टैक्स से जुड़े हुए कानूनों को आसान बनाने की प्रक्रिया यहाँ पे लिखी गई है। लेकिन इससे बड़ी चीज़ जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो हम लोग अलग अलग डिडक्शंस हैं, अलग अलग रिबेट्स होते हैं, उन सब का अमाउंट जो लिखा रहता है इनकम टैक्स एक्ट में, शायद अमाउंट अब नए एक्ट में ना लिखा रहे, उसमें इस बात का प्रावधान किया जाएगा कि कुछ एक डिडक्शन, कुछ एक रिबेट्स को सरकार बगैर एक्ट में अमेंडमेंट किए हुए इसमें फेरबदल कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिडक्शन या फिर रिबेट इसमें फेरबदल के जरिए इनकम टैक्स में रियायत के लिए आपको बजट तक का इंतजार शायद ना करना पड़े। तो इस तरह के कुछ मोटे प्रावधानों के साथ इस बिल को सरकार लाने की तैयारी में है। लक्ष्मण जी थोड़ा सा और बताएंगे, क्योंकि जब भी कोई नया बिल होता है मोटे तौर पे सरकार एक बदलाव के लिए जा रही होती है। क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि दो महत्वपूर्ण चीज़ें जो शायद इस बिल के द्वारा इंट्रोड्यूस की जाएं वो क्या होंगी, अगर आपके अनुभव से पूछूं तो? दो बातें। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात एक सबसे बड़ी चीज़ कि मिसाल के तौर पर स्टैंडर्ड डिडक्शन है। अभी वो 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो कि इनकम टैक्स एक्ट में लिखा होता है 75,000 रुपये। तो सरकार इस प्रावधान में हो सकता है कि इस तरह का बदलाव कर दे कि जब चाहे सरकार इस स्टैंडर्ड डिडक्शन में बदलाव कर सकती है, यानी उसको बढ़ा सकती है। अभी क्या होता है, अभी सरकार इसको बढ़ाना चाहती है, इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव करना पड़ता है और इसके लिए आमतौर पे आपको बजट तक का इंतजार करना पड़ता है। तो राहत पाने के लिए आपको बजट तक का इंतजार शायद ना करना पड़े, इस तरह की व्यवस्था यहाँ पे की जा सकती है। दूसरा, अगर व्यवहारिक तौर में देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो काफ़ी बदल हो सकती है। मिसाल के तौर पर हम लोग कहते हैं असेसमेंट ईयर, जिस साल हम लोग टैक्स चुकाते हैं उसके अगले साल को असेसमेंट ईयर कहते हैं। असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें जो ब्रिटिश ज़माने से चले आ रही हैं उसमें बदलाव देखने को आपको मिल सकता है। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, इतनी डिटेल तरीके से हमें अच्छी तरीके से समझाने के लिए। अब चलते हैं यश जी के पास। यश जी, आज बताइए कि इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट बिल पर चर्चा हो सकती है, क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं, आपकी एनालिसिस क्या कहते हैं? जी, जैसे लक्ष्मण जी ने कहा, एक तो इनकम टैक्स बिल पे सबकी नज़र रहेगी। दूसरा इम्पॉर्टेंट आज कैबिनेट मीटिंग में ये भी रहेगा कि इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल जो कि काफ़ी 1-1.5 साल से गवर्नमेंट के पास है, ड्राफ्ट पेपर आया था, गवर्नमेंट उस पर विचार कर रही थी, उस पर भी आज एक अप्रूवल आ सकता है और अगले हफ्ते अगर आज अप्रूवल आता है तो इसे पार्लियामेंट में टेबल किया जा सकता है। इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल को देखा जाए तो इसमें ऐसी पावर्स है कि ये पूरे इंश्योरेंस का एक बड़ा ओवरहॉल कहा जा सकता है। 5 सबसे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर मुझे बात करनी हो इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल के अंदर, तो सबसे पहला होगा इंश्योरेंस सेक्टर में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट है इसको 100% तक लेकर जाना। फिलहाल के 74% से फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अपने बजट स्पीच में इसका मेंशन ऑलरेडी कर दिया है और ये एक कैबिनेट अप्रूवल के लिए आज जा सकता है। ये पूरे सेक्टर के लिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि ज़्यादा कैपेसिटी लाएगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाएगा इतने बड़े सेक्टर के लिए और स्पेशली अनलिस्टेड प्लेयर्स के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज होगा कॉम्पोजिट इंश्योरेंस लाइसेंस। अभी ये एक ऐसा इंश्योरेंस लाइसेंस होगा जिससे एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस भी कर पाएगी, मोटर इंश्योरेंस बिजनेस भी कर पाएगी या कोई भी दूसरा जनरल इंश्योरेंस साइड का बिजनेस कर पाएगी और वाइस वर्सा, मतलब एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस भी कर पाएगी। ये इंश्योरेंस कंपनीज के लिए नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स ओपन अप करेगा। काफ़ी कंपनीज ने अपने प्लान्स ऑलरेडी अनाउंस कर लिए। LIC ने कहा है कि वो एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी एक्वायर करना चाहेंगे। HDFC लाइफ ने कहा है वो हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में जाना चाहेंगे। स्टार हेल्थ ने कहा है वो मोटर इंश्योरेंस बिजनेस और लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस दोनों में अपना बिजनेस करना चाहेंगे। तीसरा ये है कि इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं उन्हें एक से ज़्यादा लाइफ, जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप करने का या करार करने की अनुमति दी जाए। ये LIC के लिए नेगेटिव होगा क्योंकि पूरे इंडस्ट्री के 50% एजेंट LIC के पास है। तो अगर दूसरी प्राइवेट कंपनीज उन्हें बेटर कमीशन देके अपने साथ बोर्ड करती है तो LIC के लिए नेगेटिव हो सकता है। चौथा होगा इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस। अभी फिलहाल
इंश्योरेंस कंपनीज 15% तक ही इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकती है। पर अगर इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस को अप्रूवल आता है कैबिनेट के द्वारा और पार्लियामेंट के द्वारा, तो ये डिसीजन इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA के पास चला जाएगा, जिसके द्वारा IRDA अगर उन्हें कोई कंपनी को या सभी कंपनी को 15% से ज़्यादा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने की अनुमति देनी हो तो वो दे पाएगा, जिससे इंश्योरेंस कंपनीज अपना यील्ड या इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स बढ़ा पाएगी और रिटर्न्स बेटर दे पाएगी अपने पॉलिसी होल्डर्स को। शुक्रिया यश तमाम जानकारी के लिए, ये अच्छी तरीके से हमें डिटेल्ड एनालिसिस देने के लिए। और वहीं अब कुछ आपने LIC की बात की ना, LIC पे क्या इसका क्या फ़र्क पड़ता दिखेगा हमें? तो LIC एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, क्योंकि अगर आप LIC को देखें तो उनका सबसे ज़्यादा बिजनेस, इनफैक्ट 93% उनका पूरा प्रीमियम जो आता है वो आता है उनके पॉलिसीज़ जो इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट्स बेचते हैं। अब तक हमारे देश में ये रूल है कि एक इंश्योरेंस एजेंट एक ही लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का प्रोडक्ट बेच सकता है, एक ही हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस बेच सकता है और एक ही जनरल इंश्योरेंस कंपनी का मोटर या कोई दूसरा जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच सकता है। अब सरकार ने ये प्रपोजल दिया है कि इन एजेंट्स को एक से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी से करार करने की अनुमति दी जाए। उससे होता यह है, अगर LIC एक एजेंट को 10 रुपये कमीशन दे रहा है एक पॉलिसी बेचने के लिए, कल एक प्राइवेट कंपनी आके बोलती है कि मैं आपको 12 रुपये दूंगा, तो ये हो सकता है कि वो एजेंट शायद वो प्राइवेट कंपनी की पॉलिसी बेचे LIC के ऊपर। तो ये LIC पे एक बड़ा नेगेटिव हो सकता है अगर अप्रूवल आता है, क्योंकि LIC का स्ट्रेंथ जो है, बिजनेस स्ट्रेंथ, वो इंडिविजुअल एजेंट्स है। बिल्कुल सही कहा आपने यश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। तो ये LIC के लिए अगर आप देखें थोड़ा सा नेगेटिव, और इस खबर का इम्पैक्ट देखिए आपकी स्क्रीन पे। LIC आपकी स्क्रीन पे ऑलमोस्ट जीरो की ट्रैजेक्टरी पे आके ट्रेड करता हुआ, बस इस हाई ऑफ आई थिंक 835 814 पे ट्रेड कर रहा। राजेश अग्रवाल जी, आपने भी यश को सुना भी, हालांकि ट्रिगर बजट से ही शुरू हो गए थे, लेकिन उस दिन 100% अगर आप देखिए FDI खोलने के बाद भी कोई बड़ा मूव नहीं आया। हालांकि जब बाहर का पैसा आता है तो वो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के लिए एक चुनौतीपूर्ण माहौल भी क्रिएट करता है, और हमने अब तक भी देखा है कि 74% का थ्रेशोल्ड में बहुत सारी कंपनियां उससे जो उस थ्रेशोल्ड को छू भी नहीं पाई हैं। अभी आप इंश्योरेंस स्पेस में व्यू क्या रखते हैं? कोई स्टॉक है जो इस वक्त आपके प्रिफर्ड स्टॉक्स की लिस्ट में है या फिर क्लाइंट्स को सजेस्ट किया है? देखिए, आपने सही कहा कि ये जो खबर 100% FDI अलाउ होगा बजट के दिन से ही चर्चा का विषय बनी हुई है। मैंने उस दिन भी कहीं पे कहा था कि अभी तक तो 74% ही नहीं छू पाया है, उसके बहुत नीचे हैं। तो 100% तो एक इनेबलिंग प्रोविजन कहा जा सकता है कि आप कर सकते हो, बट होगा कब होगा देखने वाली बात होगी। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की ज़रूरत मुझे तो नहीं लगती है। हाँ, इंश्योरेंस सेक्टर एज ए होल हमें अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप देखो तो अब जो इंश्योरेंस को लेकर के लोगों में जागरूकता बढ़ी है। वहाँ लोग इंश्योरेंस जो पहले सिर्फ इसलिए कराते थे कि ATC का उनको बेनिफिट लेना है, लेकिन अब लोग वाकई में इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस करा रहे हैं, न कि सेविंग्स के लिए। तो इस तरीक़े से इवन मेडिक्लेम वगैरह में भी अगर आप देखो हेल्थ इंश्योरेंस में, तो वहाँ भी कोविड के बाद लोगों ने आगे बढ़ के मेडिक्लेम लिया है। तो पूरे सेक्टर में एक एक्साइटमेंट तो बनी हुई है। अब इसमें कोई स्टॉक चुनना हो तो हालांकि LIC के आज नंबर्स हैं जहाँ बहुत ज़्यादा उम्मीद है नहीं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि वैल्यूएशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो 66% के आसपास के मार्केट शेयर, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, APE, इन सब चीज़ों के साथ जब मैं उनको दूसरे पीयर ग्रुप के साथ कंपेयर करता हूं तो मुझे वहां बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन नजर आते हैं। खास करके इस बात के नजर की अगर आप देखो तो LIC का जो AUM है आज की डेट में, वो पूरे म्यूचुअल फंड के इंडस्ट्री के AUM को अगर एक साथ लिया जाए तो उनके बराबर ही पड़ेगा। तो वैल्यूएशन कह लीजिए, उनके रीच कह लीजिए, सारे पायदान पे मुझे LIC पहली पसंद नजर आता है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस में कहा जाए तो मैं ICICI प्रू के साथ जाना चाहूंगा, जहां वहां पर भी थोड़े वैल्यूएशन ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कविता जी से। यहाँ पे बीमा क्षेत्र की बात हो गई पूरी की पूरी, अब कविता जी को शामिल कीजिए। कविता जी नमस्कार, आपकी ना दहशत है इस कार्यक्रम में। अभी इंश्योरेंस की चर्चा शुरू भी नहीं हुई थी, तब से प्रोड्यूसर साहब मुझे कह रहे हैं कि कविता जी के, अगर आप देखें प्रश्न को लीजिए, कविता जी से प्रश्न लीजिए। दहशत है आपकी, बताइए कॉल क्या है आपकी इस वक्त की? Oh my God. No दहशत at all.
तो मार्केट जो अभी हम देख रहे हैं, तो मैं स्ट्रेंथ के साथ जाना चाह रही हूँ वीरेंद्र जी। आज सुबह से ट्रेंड की अगर आप पोजीशनिंग देखें, मार्केट में हमने करेक्शन देखा आफ्टर पॉलिसी एंड ऑल, बट ट्रेंड अपनी स्ट्रेंथ लिए हुए है। एंड इवन ऑन अ डेली चार्ट मैं लिटिल प्रीएम्प्ट कर रही हूँ, बिकॉज डेली चार्ट पर ये एक डाइवर्जेंस बनाता हुआ दिख रहा है। मैं इसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि एक डबल बॉटम की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। सो जस्ट एज लाइक ये एक डाइवर्जेंस दे रहा है और आज स्ट्रेंथ लिए हुए है। मुझे लगता है ये तेजी जो है वो फर्दर एक्सटेंड होनी चाहिए। 5650 के लेवल तक जाते हुए दिख सकता है, और कोई फ्रेश पोजीशन अगर यहाँ से क्रिएट कर रहे हैं तो 5395 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। एंड एज अ डिस्क्लेमर, ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर की। ट्रेंड आज अच्छा मूव बाई साइड की कॉल फिलहाल कविता जी की तरफ से आती हुई, लेकिन कल याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा डेंट पड़ा था इसमें, 8% की करेक्शन झेल रहा था ट्रेंड ने, लेकिन आज अच्छी तेज़ी फिलहाल इसमें देखने को मिल रही है।